मॉर्निंग 6 क्लास। बेटे जो मैंने अपने सेकंड चैप्टर में आपको बताया था कि किस तरीके से जो है ये जो इधर बनी हुई हैं अपने पास ये मन के और ये इधर जो है ये फलक हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं किस तरीके से बनाई जाती थी इसके बारे में मैंने आपके साथ सेकंड वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो एक मॉन्यूमेंट मिला है, ये एक छोटा सा जो है पुतला मिला है, उसने किस तरीके से ये कढ़ाई वाले कपड़े पहन रखे हैं। ये कहाँ पर पाया गया है? ये पाया गया है बेसिकली मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अब हम इसके आगे मैं आपको करवाऊँगी। आप देखो ये है फ्योंस। फ्योंस जो है, फ्योंस किसे कहते हैं? देखो ये है फ्योंस। तो फ्योंस किसे कहते हैं? फ्योंस बेसिकली जो है एक क्या होता था, देखो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया जैसे कि बहुत सारी चीज़ें पत्थर और शंख के से जो है बनाई जाती थी, ठीक है। लेकिन पत्थर और शंख क्या होते थे बेटा? ये प्राकृतिक रूप से मिलते थे। लेकिन फ्योंस क्या होता था? उसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसे कैसे तैयार किया जाता था कि बालू और स्फटिक के जो पत्थर होते थे, ठीक है, बालू या फिर स्फटिक एक पत्थर होता है, स्फटिक के पत्थरों का चूर्ण तैयार कर लिया जाता था बेटे, और उस स्फटिक के चूर्ण को क्या कर दिया जाता था? गोंद में मिला दिया जाता था, और उससे जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनको फ्योंस कहा जाता था, ठीक है। जो पहले उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी, और इस चिकनी परत के रंग जो है प्राय कैसे होते थे बेटा? नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे, ताकि क्योंकि ये ना फिर दिखने में ऐसे लगते थे जैसे ये भी हमें समुद्र से ही मिले हैं, ठीक है। ये तो इस तरीके से दिखते थे। इसके बाद फ्योंस के क्या क्या बनाए जाते थे? फ्योंस के जो है मन की चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे, ठीक है। ये जो भी चीज़ें बनाई जाती थी बेटा, ये ख़ास तौर से जो है विशेषज्ञों के द्वारा बनाई जाती थी, ठीक है। विशेषज्ञ कौन होते हैं? स्पेशली विशेषज्ञ वो लोग होते हैं जो किसी भी ख़ास चीज़ को बनाने के लिए ख़ास ट्रेनिंग लेते हैं, ख़ास प्रशिक्षण लेते हैं, ठीक है। उनको इंग्लिश में स्पेशलिस्ट कहते हैं, और ए स्पेशलिस्ट इज़ ए पर्सन हु इज़ ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। वो किसी भी एक काम को अच्छे से करने में जो है सक्षम होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक रहेगा अब इसके बाद ये वाला कि कच्चे माल की खोज किस तरीके से की जाती थी? इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, ठीक है। कच्चा माल जो है उन पदार्थों को कहते हैं। किन पदार्थों को कहते हैं? देखो जो भी चीज़ें जो है हम कुछ भी बनाने वाले हैं तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं उन चीज़ों का नाम होता है कच्चा माल। जैसे हमें रोटी बनानी है तो रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, ठीक है। अगर जो है अगर हमें कपड़े बनाने हैं तो उसके लिए हमें कपास चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो हम लकड़ी की बना रहे हैं तो हमें उसके लिए लकड़ी, धातु की बना रहे हैं तो उसके लिए हमें धातु की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से होता था, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि किसानों द्वारा जो पैदा किया जाता था कपास, वो एक कच्चा माल होता था जिसके बाद उसे कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा के लोगों को जो है कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन जो से चीज़ें जो है जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये सब चीज़ें वो दूर दूर से आयात किया करते थे। आयात का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी चीज़ मंगाना, ठीक है, उसको हम आयात कहते हैं। आयात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पोर्ट करना, ठीक है, उन चीज़ों को मंगाना। इसके बाद देखो ये एक सुंदर सी गाड़ी बनी हुई है, ठीक है, देख रहे हैं आप। ये जो गाड़ी मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, ये उस समय का जो है एक खिलौना मिला है हमें। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे उन लोगों को जो है एक खिलौना मिला है जिसके आधार पर जो है उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। देखो ये क्या कहते हैं कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता होगा। इन चित्रों को देखो, यह एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। ये खिलौना है बेटा और ये एक मोहर है, ठीक है। तो इनको दिखा रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे? तो अगर देखो अब जो है ये देखने के बाद अपने को ये थोड़ा सा आइडिया हो सकता है मे बी वो यातायात के लिए जो है साधनों का रूप में, ट्रांसपोर्ट के रूप में जो है शायद वो इसका प्रयोग करते होंगे। इस कार्ट का, बुलक कार्ट टाइप है जो, इसका प्रयोग करते होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मिली है बेटा, बच्चों का खिलौना। बच्चों का खिलौना मिला है जो हल, जिसे हम आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा प्रचलित थी। ये देखो ये है बेटा हल, ये वाला, ठीक है। लेकिन बट वी आर नॉट फुली कंफर्म कि ये जो है सही है, ये उस समय भी क्या इसका प्रयोग हल के रूप में होता होगा। उसके बाद देखो
तांबे के बारे में बताया है कि हड़प्पा के लोग जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते होंगे? वह संभवतः आज के राजस्थान से जो है हड़प्पा के लिए जो लोग तांबे का प्रयोग कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। इसी तरीके से पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ और किस चीज़ का प्रयोग होता था? जो कांसा बनाया जाता था उसके लिए क्या किया जाता था? तांबे के साथ जो है मिलाई जाने वाली धातु यानी कि टिन का आयात आधुनिक ईरान या अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये आपको जो है पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ें मंगवाई जाती थी। अब इसके बाद देखो, नहरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। जो नगरों के अंदर लोग रहते थे, उन नगरों में रहने वाले लोगों के लिए किस तरीके का भोजन जो है माना गया है कि किस तरीके का भोजन वो लोग खाते होंगे, क्या करते होंगे? फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, जो फूड था वो सिटीज़ के अंदर कैसे मिलता होगा? देखो, कहते हैं कि लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, ठीक है। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। ये आप सब बच्चों को पता है, दे आर द फार्मर्स एंड हर्डर्स आल्सो। तो वो लोग क्या करते थे? वो बेटा जो है कुछ जो है जो कंट्री साइड जो ग्रोप्स करते थे और रियर्ड एनिमल्स, और एनिमल्स को पालते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये एनिमल्स होते थे उनको क्या किया जाता था? जो एनिमल्स जो होते थे, किसान और चरावाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देकर के आते थे। ये बात अंडरस्टूड है कि किसान जो होते थे और चरवाहे ही जो है शहरों में रहने वाले लोगों को सारा खाने पीने का सामान पहुंचाते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते होंगे बेटा, ये आप बच्चों को पता होना चाहिए। गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले थे वो क्या क्या ग्रू करते थे? दे आर ग्रू व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम और ये जो है लाइनसीड, इस तरीके का, एंड मस्टर्ड, इस तरीके की चीज़ें जो है वो लोग उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए क्या करते थे? वो ज़मीन की जुताई के लिए वो है हल का प्रयोग करते थे। देखो, जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं वो चीज़ें आपको भी अंडरलाइन करनी है, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट लाइन्स, ठीक है। ए न्यू टूल, एक नई तरीका टूल जिसे हम प्लॉक कहते हैं, वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉयल एंड प्लांटिंग सीड्स। वो सॉयल को पलट करके जो है उसको जो है सॉयल को उल्टा सीधा करने के लिए, पलटने के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और उससे ही जो है खेत की ज़मीन की जुताई की जाती थी। तो इसके बाद कहते हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया होगा, ठीक है। संचय करना होता है, उसको स्टोरेज करना, वाटर को स्टोरेज किया होगा फॉर इरीगेशन, ठीक है। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। और जब उस पानी का संचय करने के बाद उस पानी को कब जो है यूज़ करते होंगे? जब फसलों की सिंचाई की जाती होगी, ठीक है। अब देखो लास्ट लाइन जो है, हड़प्पा के लोग कौन से जानवर पालते थे? जैसे स्टार्टिंग में बताया ना, दे आर द फार्मर्स एंड हर्डर्स, ठीक है। तो फार्मर्स के रूप में तो वो कौन कौन से जो है करते थे? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। और अब जानवर कौन कौन से पालते हैं बेटा? ये देखो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब चीज़ें वो पालते थे, ठीक है। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। मवेशी कौन होते हैं? मवेशी होते हैं जिनको जो है स्पेशली जिनको पालन पोषण जिनका किया जाता है, ठीक है। तो वो उनको जो है दूर दूर लेके जाते थे। बेसिकली क्या होता था बेटा, देखो, अगर जो है जब ड्राई मंथ आ जाता है तो जो बड़े बड़े जो लार्ज जो मवेशियों के झुंड होते थे, हर्ड्स होते हैं, झुंड, ठीक है। और एनिमल्स के जो बड़े बड़े झुंड होते थे, प्रॉब्लली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। दे आल्सो कलेक्ट वो और क्या इकट्ठा करते थे बेटा? दे आल्सो कलेक्ट फूड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फलों को इकट्ठा करना। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, तो और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है। कौन कौन से? दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक जो है BER बेर जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। और काफिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक दी एंटीलोप। एंटीलोप क्या है बेटा? एंटीलोप होते हैं
बड़े बड़े हिरन होते हैं जिनको हम एंटीलोप कहते हैं। ठीक है, ए क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। अब देखो गुजरात में जो है किस तरीके से हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण यानी कि हम जो है उसका डीप तरीके से उसको पढ़ेंगे कि क्या वहाँ पे होता होगा। कच्छ के इलाके में खादर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। ठीक है, धोलावीरा कहाँ पर है आप एक बार अपने मैप में देख लेंगे तुरंत, जिससे कि आपको जो है धोलावीरा दिखाई दे जाएगा। देखो बेटा ये रहा, दिस इज़ धोलावीरा। ठीक है, ये है धोलावीरा, ये गुजरात का एरिया है कच्छ के रंगन का, जहाँ पर धोलावीरा है। ठीक है, धोलावीरा के नीचे क्या है, सुरकोतदा, और इधर साथ में है बेटा लोथल। देख रहे हैं ना ये आराम से, ठीक है दिख रहा है ना। चलो आगे चलते हैं, तो अब अपने लेसन पे वापस पहुंचते हैं। तो कच्छ के इलाके में कच्छ के इलाके में क्या होता था, खदिर जो है बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था, और वहाँ साफ़ पानी मिलता था, और ज़मीन वहाँ की कैसी थी, ज़मीन वहाँ की काफ़ी फर्टाइल लैंड थी। ठीक है, कच्छ जो है रन ऑफ कच्छ के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर धोलावीरा लोकेटेड था। तो जो धोलावीरा था उसकी कैसी थी, उसकी सॉयल जो है वो बहुत फर्टाइल थी, और वहाँ पर फ्रेश वाटर मिलता था। इसके बाद आगे देखो, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, जो है मैसिव स्टोन वॉल्स, मैसिव मतलब बड़ी बड़ी, स्टोन मतलब पत्थर, वॉल्स मतलब दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी सराउंडेड चारों ओर। ठीक है, तो विद एंट्रेंस थ्रू गेटवे, और इसके अलावा बेटा क्या किया गया था, इसके अलावा जो है ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ठीक है, सेरेमोनीज जिसको कहते हैं, पब्लिक सेरेमनीज जो होती थी वहाँ पर जो है हेल्ड की जाती थी, वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती थी, जो बड़े बड़े लार्जर एरिया वहाँ पर रखे गए थे। ठीक है, अदर जो उसके अंदर जो पूरा क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो गुजरात के अंदर जो था, धोलावीरा के अंदर किस तरीके से टाउनशिप की गई थी, टाउन कैसे बनाए गए थे। ठीक है, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे जहाँ मिले कुछ अवशेषों में, अवशेष क्या होते हैं, जो अवशेष होते हैं जो किसी तरीके से, जैसे मान लो कोई चीज़ टूट फूट जाती है तो उसमें से कोई छोटे मोटे टुकड़े वगैरह हो जाते हैं, तो उनको हम जो है अवशेष कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अवशेष इसको कहा जाता है। हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कर्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया था। ठीक है, क्रेव्ड मतलब होता है खोदना, किसी चीज़ को लिखना। ठीक है, जो वाइट स्टोन था, दिस इज ए यूनिक फाइंड एज जर्नली हड़प्पन राइटिंग्स हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स। ये देखने में कैसे लगते थे बेटा, ये जो है इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, और यह एक अनोखा अवशेष थे। एक अनोखा मतलब एक जो है अलग तरीके का जो है ये दिखता था। ठीक है, और क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख जो है मोहर जैसे छोटी छोटी वस्तुओं पर बनाए जाते थे। इसके बाद देखो गुजरात की खंबात की खाड़ी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, कहाँ पर है, गल्फ ऑफ खंबात की में जो है बता रहे हैं कि गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था बेटा। ठीक है, इस भंडार गृह का बहुत इम्पोर्टेंट था, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हुआ करता था, ये जो भंडार गृह हुआ करता था। ठीक है, इस भंडार गृह में कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, ठीक है, जिससे जो है और भी मोहरें बनाई जाती थी, तो वो चीज़ें मिली थी। इसके बाद देखो लोथल का बंदरगाह, यहाँ
यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। ये जो है इसकी बात कर रहे हैं बेटा, इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डॉकयार्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये एक डॉकयार्ड होता है जहाँ पर जो बड़े बड़े जहाज़ जो हैं आकर के रुकते हैं और वहाँ से माल लाद के और फिर दूसरे देशों में माल बेचने के लिए वहाँ से निकलते हैं। तो इट मे बी पॉसिबल कि लोथल में जो है ये एक बड़ा डॉकयार्ड रहा होगा। दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन ए डॉकयार्ड, इसको बंदरगाह कह रहे हैं, वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल्स। गुड वर, जो यहाँ से गुड्स होती है चीज़ें, ठीक है, गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर, यहाँ से जो है आयात निर्यात किया जाता होगा चीज़ों का, ठीक है। तो ये लोथल है बेटा, ये लोथल का बंदरगाह यानी कि लोथल का डॉकयार्ड दिखाया गया है। देन अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक इमारत भी मिली है। यहाँ की कहाँ की बात कर रहे हैं, अभी लोथल की ही बात चल रही है। यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था और पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं, ठीक है। जो वहाँ पर एक बिल्डिंग मिली है, वहाँ पर इस तरीके से बीड्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं फॉर बीड मेकिंग एंड फिश, जो वहाँ पर फिनिश जो बीड्स थे वो भी वहाँ पे पड़े हुए पाए गए हैं। अब उसके बाद देखो ये है मुद्रा यानी कि मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, ठीक है, यानी कि जो सील्स एंड सीलिंग्स क्या होती है। देखो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। देखो ये आप ये देख रहे हो, इस पर ये एक निशान सा लगा रखा है, देख रहे हैं। तो ये निशान सा जो है ये मोहर का निशान है एक तरीके से, कि अगर मान लो कोई भी सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना है तो उसके ऊपर इस तरीके से मोहर लगा देते होंगे पहचान के लिए कि ये कौन सी राज्य की चीज़ है, ठीक है। जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह, थैले को जो है बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत करके उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को क्या कहते हैं, मोहरबंदी कहते हैं, ठीक है। मोहर को बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको मोहरबंदी कहा जाता है। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सील बंद करते थे कि कोई भी चीज़ जो है जिस भी थैले में या डब्बे में डालनी होती थी उसको डाल करके उसका मुंह सील करके और उसके ऊपर जो है गीली मिट्टी पोत देते थे और उसके ऊपर मोहर लगा देते थे बेटा। और अगर जो सामान पहुंचने के बाद अगर उसकी मोहर टूटी हुई नहीं है, वो ऐसे का ऐसा है, तो इसका मतलब सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके बाद इतनी हम इम्पॉर्टेंट सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका अंत कैसे होता है, सभ्यता के अंत का रहस्य जो है वो अभी तक किसी को पता नहीं लग पाया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये सभ्यता का अंत हो गया। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को आया, ठीक है। जो 3900 ईयर्स जो हैं उसको बीत गए थे, तब एक इम्पॉर्टेंट चेंज देखा गया। क्या चेंज देखा गया कि वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ ए मेजर चेंज, पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ दी सिटीज़। जो बहुत सारे लोगों ने जो है बेटा इसमें अचानक से इन शहरों में रहना जो है वो नगरों में रहना छोड़ दिया था। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया था। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफ़ी कम हो गया था। और मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे और जो जल निकासी थी वो प्रणाली भी नष्ट हो गई थी, ठीक है। मेन जो हमने आपको बताया था ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, वो भी अब धीरे धीरे फेल होने लगा था। और सड़कों पर भी क्या होने लगे थे, झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे थे, ठीक है। ये हाल वहाँ पर बिगड़ने लग गया था धीरे धीरे। तो यह सब क्यों हुआ, कुछ अभी तक जो है इस बारे में पता नहीं लग पाया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि शायद वहाँ पर जो रिवर्स थी, इसमें भी जो वहाँ पर जो रिवर्स थी वो ड्राइड अप हो गई थी, वो सूख गई होंगी, ठीक है। और अदर्स सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, और कुछ ने तो ये कहा है कि बेटा शायद वहाँ पर जंगलों का विनाश हो गया होगा जिसके कारण जो है ये लोग उस जगह को छोड़ करके चले गए थे। और इसके अलावा इसका कारण यह भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास के मैदान भी खाली हो गए होंगे और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर ये चिंता का विषय है, ये सोचने की बात है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और जो भी हुआ परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान जो है उसके आधुनिक पाकिस्तान के जो अभी सिंध और पंजाब जो हैं बेटा, वहाँ की बात है कि बस्तियाँ जो है उजड़ गई थी और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर के बस गए थे। इसके लगभग 1400 ईयर्स के बाद क्या होता है, नगरों का दोबारा से विकास हुआ और इनके बारे में हम अध्याय 6 और जो 6 एंड 9 लेसन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये देखो एक जो है एल्सवेयर आपकी हर किताब में दे रखा है, हर लेसन के बाद एल्सवेयर मतलब कि सेम उसी टाइम जो है और दूसरे देशों में क्या चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे अपने एटलस में मिस्र को ढूंढना है। मिस्र को देखो कहाँ पर है। उसके बाद नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़ करके मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। ठीक है, तो नील नदी जो है उसके इलाके को छोड़ करके बाकी अगर पार्ट की बात करें तो सारा पार्ट जो है वो रेगिस्तान है। ठीक है, लगभग 5000 साल पहले क्या किया गया था कि मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने जो है सोना चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी और उन्होंने बड़े बड़े मकबरे भी बनाए बेटा। और उन मकबरों को क्या कहा उन्होंने, पिरामिड कहा। पिरामिड ये होते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं पिरामिड, जो इस शेप के होते हैं। बेसिकली देखो जो पिरामिड को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो शक्ति का प्रतीक के रूप में माना जाता रहा है कि शक्तिशाली लोगों का प्रतीक होते हैं पिरामिड। बाद में जब ये शासक एक्सपायर हो जाते थे, मर जाते थे, तो बेटे इन शासकों को जो है इन्हीं पिरामिडों में ही दफना दिया जाता था। और जब इनके शवों को क्या कहा जाता था, इनके शवों को मम्मी कहा जाता था। ये देखो ये मैंने निशान लगा रखे यहाँ पर, इनके शवों को मम्मी कहा जाता था। और इनके शवों के साथ ही अकेले शव नहीं दफनाए जाते थे, उनके साथ बेटे खाने पीने की चीज़ें जैसे खाद्य पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर, ये सब चीज़ें भी उसके साथ ही दफना दी जाती थी। ठीक है, सारी चीज़ें जो है उनके साथ दफनाई जाती थी। तो इनको पिरामिड कहते हैं। इंग्लिश में भी बेटा इसके लिए पिरामिड ही शब्द यूज़ हुआ है, हिंदी में भी पिरामिड ही हुआ है। ठीक है, जब वो मर जाते थे तो उनके साथ जो उनकी जो बॉडीज़ होती थी किंग्स की, उनके साथ ये सब चीज़ें भी रखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट में क्या कहते हैं कि इतना ही नहीं था, इसके साथ साथ कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफन किया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन खर्च किया जाता था। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? आप क्या सोचते हैं बेटा ये इस बारे में कि मान लो कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ हम ये सब चीज़ें अगर जो है दफना रहे हैं उसमें, तो क्या इन सब चीज़ों का उनको प्रयोग करने का जो है उनके अंदर रहता होगा, ये ऐसा पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। आई थिंक ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग, ईजी और जो है मैंने आसानी से आपको करवा दिया है। आपको जो है इसको अच्छे से 2-3 बार सुन लेंगे बेटा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप मुझसे जो है ऑनलाइन क्लास में पूछ लिया करो बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके बाय बेटा। इस वीडियो को अच्छे से देखना, लेसन को समझना, लेसन को रीड करना। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।